हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? तो पहला पॉइंट हमारे पास है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी is a graphical representation of electrical activity of हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। अब देखो बेटा, हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर होती है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के टाइम पर हार्ट के अंदर होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अगर हार्ट की इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ग्राफ को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी। द मशीन यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो बेटा, जो मशीन यूज की जाती है इस प्रोसेस में, उस मशीन को तो बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड द ग्राफ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मशीन को बोला जाता है ग्राफ, और जो ग्राफ आता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द टेक्निक इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ये ग्राफ ऑब्टेन करने की टेक्निक को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोला जाता है। अब देखो बेटा, समझने वाली बात यह है कि ये ग्राफ जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, वो एक्चुअल में है क्या। तो देखो, द एसए नोड, हमारे हार्ट के अंदर जो स्पेशल मस्कुलेचर प्रेजेंट है जो सिग्नल जनरेट करता है उसको एसए नोड बोलते हैं। सो एसए नोड जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स विच ट्रेवल्स थ्रू दी हार्ट मसल्स। ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है जो ट्रेवल करते हैं हार्ट की मसल्स के अंदर, एंड गिव्स देम स्टिमुलस फॉर कॉन्ट्रैक्शन, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड करती है। दीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स थ्रू दी बॉडी फ्लूइड ट्रेवल ऑन दी सरफेस ऑफ बॉडी। अब बेटा, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट किए थे ना ऐसे नोड ने, अब ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, उनके थ्रू ट्रेवल करते हुए बॉडी के सरफेस पर आ जाता है। बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, इस मशीन के द्वारा दीज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर डिटेक्टेड, इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जो बॉडी के सरफेस पर आ गए इनको डिटेक्ट किया जाता है। एम्पलीफाइड, इनको एम्पलीफाई किया जाता है क्योंकि ये सिग्नल बहुत वीक होते हैं, तो इनको एम्पलीफाइड किया जाएगा, कई गुना बढ़ाया जाएगा इस मशीन के द्वारा, एंड कन्वर्टेड इनटू ए ग्राफ, और इन सिग्नल को एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। उसको बोलेंगे हम ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है कि ये जो ग्राफ है कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का होता है। अब देखो बेटा, टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी, कोई भी स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए ए पेशेंट इज कनेक्टेड विद द मशीन, जो मशीन हमने बताई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उस मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है पेशेंट को विद थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स, तीन इलेक्ट्रिकल लीड की हेल्प से, वन ऑन ईच रिस्ट, दोनों कलाई के ऊपर एक एक लीड लगाई जाती है, एंड एक लगाई जाती है ऑन दी लेफ्ट एंकल। तो टोटल हमारे पास तीन लीड्स हो गए, वन ऑन लेफ्ट रिस्ट, वन ऑन राइट रिस्ट, एंड वन ऑन दी लेफ्ट एंकल। तो इस तरीके से तीन लीड्स लगाई जाती है दैट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर दी हार्ट एक्टिविटी, और इन लीड्स के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है और एक ग्राफ बनाया जाता है। फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ हार्ट्स फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू दी चेस्ट। अब अगर आपको भाई डिटेल में स्टडी करनी है हार्ट के फंक्शंस की, तो सिग्नल ज्यादा रिसीव करने के लिए तीन लीड्स यूज ना करके मल्टीपल लीड्स कनेक्ट की जाती है पेशेंट के चेस्ट के ऊपर। ठीक है बेटा। अब चलिए, ईसीजी को, उस ग्राफ को समझने से पहले बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? देखो, ये हमारे पास कोई भी सेल है। सो दिस इज ए सेल, दिस इज ए सेल। इस सेल के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, ये हो गई हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेचुरली जो चार्ज प्रेजेंट है तो वो होता है नेगेटिव। सो इनसाइड वी हैव नेगेटिव चार्ज, एंड आउटसाइड जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। इस स्टेट को बोला जाता है पोलराइज्ड स्टेट। तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल है वो ऑलमोस्ट इस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको पोलराइज्ड बोलते हैं। अंदर होता है नेगेटिव चार्ज और बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो,
अगर ये सेल कन्वर्ट हो जाता है इस कंडीशन में, अंदर हो जाए पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो जाए बेटा नेगेटिव चार्ज, तो इस स्टेट को बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट, और इस कन्वर्जन को बोलेंगे क्या, डीपोलराइजेशन। तो यहां पर डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो गया नेगेटिव चार्ज। इन दिस स्टेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स और सिग्नल इज जनरेटेड। जब कोई सेल डीपोलराइज स्टेट में चला जाता है तो उस स्टेट पर ही क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या फिर सिग्नल। अब ये जब डीपोलराइज सेल वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। दोबारा से पोलराइज स्टेट में चला गया तो रीपोलराइजेशन, फिर से अंदर आ गया नेगेटिव चार्ज और बाहर आ गया पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर है। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारे पास ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का। सो बेटा कुछ इस तरीके से एक ग्राफ ऑब्टेन होता है। इस ग्राफ के अंदर देखो क्या है हमारे पास, इस ग्राफ के अंदर आपको एक शॉर्ट वेव देखने को मिलती है, एक छोटी पी वेव देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास एक लार्ज वेव आती है क्यू आर एस, तो इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एक बड़ी वेव देखने को मिलेगी जिसको बोला जाता है टी वेव। तो ईसीजी के अंदर हमारे पास पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है एंड टी वेव प्रेजेंट है। इस पार्ट को पी आर सेगमेंट बोला गया, इस पार्ट को एसटी सेगमेंट बोला जाता है। अब बेटा इस ग्राफ को हम समझते हैं वन बाय वन पॉइंट्स के थ्रू। सो ईच पीक इन द ईसीजी आइडेंटिफाइड विद लेटर फ्रॉम पी टू टी दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इस ग्राफ के अंदर पी से लेकर टी लेटर तक हमारे पास डिफरेंट वेव्स बनी है और अलग अलग रीजन अलग अलग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। द पी वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अभी हम डीपोलराइजेशन आप लोगों को बता चुके हैं, डीपोलराइजेशन का मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज बाहर नेगेटिव और इस पर जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो देखो हमारे पास क्या है, पी वेव रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ ओरिकल्स, यानी कि पी वेव, जब पी वेव स्टार्ट होती है तो ओरिकल्स किस स्टेट में चले जाते हैं, डीपोलराइज स्टेट में जाना शुरू हो जाते हैं। तो डीपोलराइजेशन हो गया किसका, ओरिकल्स का। कौन सी वेव रिप्रेजेंट कर रही है, पी वेव, विच लीड्स टू दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ दी एट्रिया। जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो यहां से सिग्नल मिला, पी वेव जनरेट हुई, सिग्नल मिलने के, यहां पर सिग्नल मिला, सिग्नल मिलने के कुछ देर के बाद जो हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा किसका, ओरिकल्स का। तो पी वेव रिप्रेजेंट कर रही है किसको, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ दी ऑरिकल्स। अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ड्यूरिंग पी आर सेगमेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ट्रेवल फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। जो ये पी आर सेगमेंट है ना, इसमें क्या होगा, यहां पर पी वेव में एसए नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, पूरे ओरिकल्स में स्प्रेड कर गया। अब एसए नोड से एवी नोड तक सिग्नल जाने में जो टाइम लगता है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी आर सेगमेंट। अब जैसे ही एवी नोड के पास सिग्नल चला गया, मींस वेंट्रिकल के पास सिग्नल चला गया, अब हुआ वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। सो द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन सा कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर डीपोलराइजेशन का सिग्नल हुआ, इतना सिग्नल जानने के बाद हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है किसका, वेंट्रिकल की मसल्स का। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर क्यू, क्यू के थोड़ी देर के बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जब हमारे पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, डीपोलराइज, और उससे पहले इस फेज में कौन, ओरिकल्स क्या कर गए थे, डीपोलराइज। तो ओरिकल्स यहां पर डीपोलराइज हुए, तो इस वाले पार्ट के अंदर ओरिकल्स क्या होते हैं, रीपोलराइज होते हैं। जब हमारे पास वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे हैं उसी टाइम पर ओरिकल्स क्या हो रहे हैं, रीपोलराइज, लेकिन उनका सिग्नल इतना कम है कि जो वेंट्रिकल का सिग्नल है वो उसको सप्रेस कर देता है और ओरिकल रीपोलराइजेशन हमें दिखता नहीं इस वेव के अंदर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले, देखिए ड्यूरिंग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, द एट्रिया आर रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल स्टेज, एट्रिया नॉर्मल स्टेज में जा रहे हैं, मींस ओरिकल्स आर रीपोलराइजिंग, ओरिकल्स रीपोलराइज हो रहे हैं।
बट द सिग्नल ऑफ रीपोलराइजेशन आर सो वीक, सिग्नल जो है रीपोलराइजेशन का इतना कमजोर होता है, इतना कम होता है, दैट सिग्नल ऑफ वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन मास्क देम, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन का सिग्नल उसको कवर कर लेता है। Therefore, QRS complex represent the depolarization of ventricle. QRS complex ventricle के depolarization को represent करता है, which initiates the ventricular contraction, जो ventricle के contraction को initiate करता है। I think आप लोगों को ये point clear है। अब देखो बेटा, उसके बाद आता है ST segment। तो ये ST segment क्या है? हमारे पास पूरे ventricles के अंदर सिग्नल स्प्रेड हो रहा है इस ड्यूरेशन के अंदर। तो क्या है हमारे पास? ड्यूरिंग ST segment इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन is spreading in the complete wall of ventricle, पूरे ventricle में इलेक्ट्रिकल सिग्नल या डीपोलराइजेशन स्प्रेड हो रहा है। लास्ट में बेटा आती है हमारे पास टी वेव। देखो यहां तक पूरे वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्प्रेड हो गया, मींस वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इस टाइम पर। तो टी वेव जब हो रही होती है, यहां पर वेंट्रिकल्स अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टी वेव खत्म होती है वैसे वैसे उनका कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। मतलब वो किस स्टेट में चले जाते हैं? रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं। मींस टी वेव रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वो अपने दोबारा से नॉर्मल स्टेट में जाते हैं। सो द टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, यानी कि टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। जैसे ही टी वेव का खत्म होना होता है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि वो किस स्टेट में आ जाते हैं? रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं। तो ये बेटा हमारे पास सारी वेव प्रेजेंट थी किसके अंदर? ईसीजी के अंदर, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। अब देखो बेटा अगला पॉइंट क्या है? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन ए गिवन टाइम पीरियड, वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हम एक गिवन टाइम पीरियड में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करें, तो हम एक इंडिविजुअल का हार्ट बीट या हार्ट रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में एक बार ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि एक कंप्लीट हार्ट बीट के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक बार ही बनेगा। तो जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे उतनी ही हमारे पास क्या होंगी? हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट, since the ECG obtained from different individual have roughly the same shape for a given lead configuration। क्या बोला भाई? अगर हम सेम लीड को यूज करते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए, तो रफली सेम शेप आती है किसकी? ईसीजी की। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप, अगर इस नॉर्मल शेप से कोई भी डेविएशन होता है, कोई भी चेंज होता है, दिस शेप इंडिकेट्स पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी और डिजीज। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? किसी भी एबनॉर्मेलिटी को या फिर डिजीज को रिप्रेजेंट करेगा। हेंस इट इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसी कारण से ये बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का ग्राफ है। अब देखो बेटा कैसे, अगर हमारे पास ग्राफ के अंदर कुछ चेंज आएगा, कैसे? अगर पी वेव का हो जाता है एनलार्जमेंट, पी वेव अगर सपोज करो दिस इज ए नॉर्मल पी वेव, इससे पी वेव थोड़ी बढ़ जाए, इसका एनलार्जमेंट हो जाए, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, मींस ओरिकल्स का साइज बढ़ गया है। तो एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव इंडिकेट्स एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया। ऐसे ही एनलार्जमेंट ऑफ क्यू आर वेव, देखो बेटा ये हमारे पास नॉर्मल क्यू आर वेव है, अगर इसका साइज बढ़ जाता है, ये क्यू आर वेव बढ़ जाती है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इन्फाक्शन मींस डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू या हार्ट मसल्स की डेथ होना। तो जैसे ही हार्ट मसल्स की डेथ होगी तो क्या आएगा? हार्ट अटैक आने वाला है। सो एनलार्जमेंट ऑफ क्यू आर वेव इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। देन एसटी सेगमेंट इज एलिवेटेड, अगर हमारे पास ये था एसटी सेगमेंट, अगर ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, सो एसटी सेगमेंट इज एलिवेटेड इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब हार्ट मसल्स की डेथ हो गई है। डिप्रेस्ड व्हेन द हार्ट मसल्स रिसीव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, और जब हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती, तो ये जो एसटी सेगमेंट है वो नीचे आ जाता है नॉर्मल शेप से।
टी वेव इज फ्लैट व्हेन दी हार्ट मसल्स रिसीव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जो टी वेव थी लास्ट में हमारे पास, वो फ्लैट हो जाती है अगर हार्ट मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती। जैसे कि किसके केस में? इन केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। जब हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। उस डिजीज में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा। अगर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है तो हार्ट मसल्स को प्रॉपरली क्या नहीं मिल रही है? ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। उस केस में टी वेव कैसी हो जाएगी बेटा? फ्लैट हो जाएगी। तो ये जो ईसीजी के अंदर अलग अलग वेव्स के अंदर जो शेप में चेंज आते हैं, अगर इन चेंज को हम ध्यान से स्टडी करें तो क्या प्रॉब्लम है हमारे हार्ट के अंदर उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी कारण से बोला जाता है ईसीजी इज ऑफ ए ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आई थिंक बच्चों आप लोगों को ईसीजी का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अगर बच्चों आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।